हेलो अंशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग अर्जेंट टीम के साथ वुयिंग और वांग जी के पास पहुंच जाता है। वो वुयिंग की बेली को देखकर उसे आने वाले बेबी के लिए ब्लेसिंग्स देता है। वुयिंग वांग जी की तरफ सॉफ्ट स्माइल देते हुए कहता है, हम दोनों भी इसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वांग जी उस पूरी टीम को वहाँ की सिचुएशन बताता है और वुयिंग को मिडिल में ही रखता है। पूरी बैकअप टीम स्लोली अपना काम शुरू कर देती है। अचानक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेंटफुल एनर्जी पूरे स्पेस पर अटैक कर देती है। सारी टीम मिलकर प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। वांग जी भी वुयिंग के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी गुचिन का इस्तेमाल करता है। वांग जी अपनी गुचिन से वहाँ की स्पिरिट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। वो स्पिरिट बार बार उसे कह रही थी, कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसने मेरा कत्ल किया, मैं भी उसे जान से मार दूंगी। सडनली वो रिसेंटफुल एनर्जी वेनिंग पर अटैक कर देती है। वुयिंग भी अपनी फ्लूट बजाना शुरू कर देता है। अब वो एंग्री स्पिरिट वुयिंग के बहुत नजदीक थी। अचानक वहाँ हर जगह स्मोक ही स्मोक हो जाता है। वांग जी वुयिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर धुंधलेपन की वजह से उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उस बैकअप टीम में से एक मेंबर जिसका नाम चांग मिंग था, उसकी आंखें पूरी तरीके से प्योर वाइट हो जाती हैं और फेस एकदम ब्लैंक हो जाता है। वुयिंग उसे देखकर कहता है, ये रिसेंटफुल एनर्जी से पोजेस्ड है। चैंगमिंग के हाथ में एक नाइफ था। वो उन सब लोगों पर हंसने लगता है। वुयिंग कहता है, तुम्हारे ही कर्ज की वजह से आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमने ये सब कुछ क्यों किया और अब मेरी ही जान लेना चाहते हो। चैंगमिंग के अंदर जो आत्मा थी वो कहने लगती है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं एक लाइफ बनाऊंगा जब लोगों ने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। वुयिंग कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। तो वो स्पिरिट कहती है, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। वो स्पिरिट वेनिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये तुम्हारा ही आदमी है ना, इसने बिना कुछ जाने मेरा मर्डर कर दिया क्योंकि तुमने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। मैं तो तुम्हारे ऊपर एक कर्ज लगाना चाहता था, तुम्हें जान से मारना चाहता था, पर तुम्हारे अंदर गोल्डन कोड ना हो जाने की वजह से उस कर्ज का उल्टा असर हुआ और तुम प्रेग्नेंट हो गए। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बच्चे को मैं इस दुनिया में ही नहीं आने दूंगा। वांग जी उस वक्त उस स्पिरिट को जान से मार देना चाहता था, पर उस स्पिरिट के हाथ में नाइफ था जो उसने वुयिंग की तरफ उठाया हुआ था। अगले ही पल काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ में ही हो जाती हैं। वुयिंग अपना एक हाथ उठाता है खुद को बचाने के लिए और वो स्पिरिट नाइफ उठाती है वुयिंग पर अटैक करने के लिए, पर तभी वांग जी आगे बढ़ता है और वुयिंग फ्लोर पर गिर जाता है। वो रोल होते हुए वेनिंग की तरफ जाता है। वेनिंग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, पर जब वो देखता है कि वांग जी अकेला ही स्पिरिट से लड़ रहा था, वो तुरंत उठता है और नाइफ लेकर चैंगमिन को जान से मार देता है। वुयिंग तुरंत वहाँ एक तालिस्मान ड्रॉ करता है और उस स्पिरिट को हमेशा के लिए कैद कर देता है। उस पूरे रूम में अचानक से एक एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है और फिर एकदम शांति हो जाती है। वांग जी तुरंत भागा भागा वुयिंग के पास आता है। उसने एक हाथ वुयिंग की बेली पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से वुयिंग को संभाला हुआ था। वो तुरंत वहाँ के कल्टीवेटर से कहता है, जल्दी से मेडिकल को कॉल करो, इस प्लेस को हमें अभी के अभी हमेशा के लिए लॉक कर देना होगा। वुयिंग उससे कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, बस एक छोटा सा स्क्रैच है। वांग जी ने अभी भी वुयिंग को पकड़ा हुआ था और वो वरिड होते हुए कहता है, तुम अभी फ्लोर पर गिर गए थे वुयिंग, तुम इसे छोटा सा स्क्रैच कैसे कह सकते हो। वांग जी का दिल डर की वजह से बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, पर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था लंचा, बेबी भी बिल्कुल ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो हम चेकअप के लिए चलते हैं, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वेनिंग उन दोनों के पास आता है और वुयिंग से कहता है, मैंने इसका कत्ल किया था, मुझे ऐसा कुछ भी क्यों नहीं याद है। वुयिंग कहता है, मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है। तुम सिर्फ अपना काम कर रहे थे वेनिंग, हम सिर्फ अपने आप को इससे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक इनोसेंट इंसान नहीं था। वुयिंग को बोलने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होने लगती है और सडनली वो बोलते बोलते बेहोश हो जाता है। जैसे ही मेडिकल टीम वहाँ पहुँचती है, वो लोग देखते हैं कि वांग जी वहीं बैठा हुआ था और उसके गोद में वुयिंग था। वांग जी वुयिंग को बेहोश देखकर इतना ज़्यादा शॉक में था कि वो कुछ नहीं कह पा रहा था। मेडिकल टीम वहाँ पहुँचकर वुयिंग को एक ब्लैंकेट उड़ाती है। वो लोग उसे ले जाने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है, ये मेरा पार्टनर है, तुम लोगों को अभी उसे वेंचिंग के पास ले जाना होगा। क्या तुमने उसे कांटेक्ट किया। मेडिकल टीम कहती है, हाँ हम ऑलरेडी उन्हें कांटेक्ट कर चुके हैं, वो हॉस्पिटल में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वुयिंग को वेंचिंग के पास लाया जाता है। उसके फोरहेड पर कट लगा हुआ था जिससे खून बह रहा था।
वेंचिंग के ट्रीटमेंट के बाद वुयिंग को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। वेंचिंग उससे पूछती है आखिरकार वो स्पिरिट किसकी थी? तो वुयिंग कहता है वो सूशे था। वेंचिंग कहती है वो सूशे था, मुझे लग ही रहा था कि वो इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। वेनिंग भी वहाँ आता है और वुयिंग से कहता है मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने उसे कब मारा, मुझे माफ़ कर दीजिए। वुयिंग कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। वांगजी भी वहीं खड़ा हुआ था और बार बार सोनोग्राफी की तरफ देख रहा था। वेंचिंग ने जब उसे अश्योरिटी दे दी थी कि बेबी और वुयिंग दोनों बिल्कुल सेफ हैं, तब जाकर वांगजी की जान में जान आई थी। वेंचिंग कहती है मुझे इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताओ जिससे मैं रिपोर्ट बनाकर लैन चिरेन को दे सकूं। वुयिंग कहता है सुशी मुझे अपनी डेथ के लिए इसलिए ब्लेम कर रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैं और वेनिंग एक केस पर थे जिसमें सुशी भी था। वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था पर वेनिंग ने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया था। सुशी वापस आया क्योंकि वो बस मुझसे बदला चाहता था, पर उसने इस बेबी के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा। वो तो इस बेबी को भी जान से मार देना चाहता था, ये कहकर कि ये एक एबनॉर्मल बेबी है। वेंचिंग कहती है मैं ये सब कुछ रिपोर्ट में मेंशन करूंगी और बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, एबनॉर्मल जैसी कोई बात नहीं है। बल्कि सारे चेकअप्स के बाद पता चलता है कि बेबी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। वुयिंग ये सुनकर खुश हो जाता है और वांगजी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है ऑफ कोर्स ये एक लकी बेबी जो है। अब सडनली वुयिंग बेड से उठने की कोशिश करता है पर उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वांगजी तुरंत उसे सहारा देता है तो वुयिंग कहता है मैं ठीक हूँ लंजा, बस थोड़ा सा पेन हो रहा है। पर वांगजी वहीं खड़ा हुआ था और बार बार वेंचिंग की तरफ देख रहा था। वेंचिंग उससे कहती है मैं सारे चेकअप कर चुकी हूँ, वो पूरी तरीके से ठीक है, उसे कुछ दिनों के लिए तो पेन होगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाती हूँ। जब दोनों वापस घर जा रहे होते हैं वुयिंग कार की सीट पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें पूरे टाइम बंद थीं। वांगजी बार बार उसकी तरफ देख रहा था और उसकी चिंता बढ़ रही थी। उसे अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था कि वुयिंग पूरी तरीके से ठीक है। जब दोनों अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं वुयिंग अपने कपड़े निकालता है और वांगजी से कहता है मुझे शावर लेना है लंजा, मैं कब से नहाया नहीं हूँ, पूरी बॉडी से मेडिसिन की स्मेल आ रही है। वुयिंग नहाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो पानी ऑन करता है वांगजी बाहर से आवाज़ देता है पर तुम्हारे सिर पर चोट है वुयिंग। वुयिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं संभाल कर नहाऊंगा। वांगजी एक लो वॉइस में उससे पूछता है क्या मैं मदद करने के लिए आ जाऊं? वुयिंग कहता है मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। वांगजी उससे कहता है क्या मैं मदद कर सकता हूँ? वुयिंग उसे हाँ कर देता है। वांगजी अंदर आ जाता है। वो देखता है कि वुयिंग की आंखें बंद थीं, वो शावर के नीचे खड़ा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी पर पानी बह रहा था। वांगजी वुयिंग को टर्न करता है और स्लोली स्लोली उसके हेयर वॉश करने लगता है। शावर के बाद वो वुयिंग की पूरी बॉडी को ड्राई करता है और टॉवल उसकी वेस्ट के अराउंड टाई कर देता है। अब वो दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। वांगजी वुयिंग को उसके कपड़े देता है। वुयिंग स्लोली स्लोली अपने कपड़े पहनने लगता है और वांगजी बेडशीट बिछाता है। वांगजी अब वुयिंग को जेंटली बेड पर बिठाता है और उसके बालों को कॉम्ब करने लगता है। जैसे जैसे वो वुयिंग के बालों को कॉम्ब कर रहा था वुयिंग उससे कहता है लंजा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बालों को कॉम्ब करने के बाद अब वो वुयिंग को बेड पर लिटा देता है। वांगजी भी वहीं लेट जाता है। उसका फेस वुयिंग के फेस की तरफ ही था। जो भी डर और चिंता वांगजी को खाए जा रही थी वुयिंग को चैन से लेटा हुआ देखकर फाइनली वो सब कुछ जाने लगा था। उससे खुद पर कंट्रोल नहीं होता। वो धीरे धीरे वुयिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसे किस कर लेता है, एक डेस्परेट किस। वुयिंग भी उसे किस करता है। वांगजी ने अपने हाथ वुयिंग की नेक पर रखा हुआ था और वुयिंग का हाथ वांगजी के बालों में था। किसेस के बीच में वुयिंग उससे कहता है सब कुछ ठीक है लंजा, मैं ठीक हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वुयिंग को भी पता था कि वांगजी को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। जैसे ही उन दोनों का किस खत्म होता है वुयिंग देखता है कि वांगजी की आंखों में आंसू थे। वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है मैं ठीक हूँ लंजा, बेबी भी बिल्कुल ठीक है। वांगजी उससे कहता है आई एम सॉरी वुयिंग, मुझे पता है कि तुम थके हुए हो पर मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। वुयिंग अपने वार्म हैंड्स वांगजी के चीक्स पर रखते हुए कहता है कोई बात नहीं लंजा, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ, बेबी भी ठीक है। तभी वुयिंग को फिर से फील होता है कि बेबी ने उसे किक किया। वो तुरंत वांगजी का हाथ अपनी बेली पर रखते हुए कहता है लंजा क्या तुमने फील किया, वो कितनी जल्दी जल्दी किक कर रहा है, लगता है ये बेबी जगा हुआ है। वो वांगजी से पूछता है क्या तुम्हें फील हो रहा है लंजा? वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ वुयिंग, मैंने फील किया। और उस रात वांगजी वुयिंग की बेली पर हाथ रखकर ही सोता है। अब वुयिंग की प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो गया था। वो और भी ज़्यादा थका हुआ फील करने लगा था।
उसकी बैली अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। वो काउच पर बैठा रहता था और वांग जी उसका सारा काम किया करता था। रात के समय दोनों साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। वहीं का सर वांग जी के शोल्डर्स पर रखा हुआ था। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, वांग जी टीवी बंद कर देता है। तभी वहीं कहता है, मैं टीवी देख रहा था लंजा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, मैं जागा हुआ हूँ। वांग जी कहता है, पर तुम थके हुए हो और तुम्हें अब सो जाना चाहिए। वहीं उससे कहता है, मुझे गोद में उठाकर ले चलो लंजा। वांग जी कहता है, तुमने अभी तक अपना टूथब्रश भी नहीं किया है। वहीं यॉर्निंग करते हुए कहता है, मैं कर लूँगा। वांग जी अब उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आता है। जैसे ही वो उसे बेड पर लेटाकर वहाँ से जाने लगता है, तभी वहीं अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, प्लीज़ बस थोड़े टाइम के लिए मेरे पास आ जाओ ना। जैसे ही वांग जी उसके पास जाता है, वहीं उसकी नेक पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है, एक हॉट और वेट किस। वांग जी अचानक से शॉक्ड रह जाता है। वहीं अब किसी भी टाइम पर अराउज्ड फील करने लगता था, पर वांग जी खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता था, क्योंकि उसे पता था कि वहीं अभी किस कंडीशन में है। वांग जी अभी भी वहीं को बहुत केयरफुली टच कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वहीं बहुत ज़्यादा डेस्परेट था। वहीं उसे किस करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं बिल्कुल भी हॉट या सेक्सी नहीं लग रहा हूँगा, पर इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टर्न्ड ऑन फील कर रहा हूँ लंजा। वांग जी उसे पुश करते हुए कहता है, वहीं तुम्हें नींद नहीं आ रही। वहीं एक बार फिर उसे किस कर लेता है और उससे कहता है, नहीं अभी नहीं। आई नो लंजा, इस वक्त मैं अपनी बड़ी सी बैली की वजह से बहुत अगली दिख रहा हूँगा ना। पर वांग जी उसे सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, नहीं तुम ब्यूटीफुल हो। उनके एक क्विक हॉट सेशन के बाद वांग जी उससे कहता है, ज़्यादा नहीं वयिंग, वरना तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी। वयिंग भी थक कर सो जाता है। अब वयिंग का 9 मंथ आ गया था। वेंचिंग ने वयिंग को फील्ड ड्यूटी के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया था। वयिंग कहता है, पर मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मेरा जॉब पर आना बंद मत कराओ, मैं घर में बोर हो जाऊँगा। वेंचिंग कहती है, अगले 26 दिनों के अंदर हम तुम्हारा सी सेक्शन करेंगे। उसके लिए तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए अब तुम्हें जॉब पर आना बंद करना होगा। जैसे ही वेंचिंग 26 डेज कहती है, वांग जी सोचने लगता है केवल 26 डेज बचे हैं, उसके बाद बेबी आ जाएगा और अभी तक हमने सोचा भी नहीं है कि उसके आने के बाद हम क्या क्या करेंगे। वो यूं कहता है, अभी तो बहुत टाइम है लंजा, हम दोनों साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे। अगले दिन वांग जी अपना कुछ पेपर वर्क कर रहा था और वयिंग उसके पास ही खड़ा था और अपनी कहानियां सुना रहा था। सडनली एक बार फिर वयिंग को किक फील होती है और वो अपनी बेली पर हाथ रखते हुए कहता है, ये किड बहुत मूव करता है, एक क्रेजी बेबी की तरह। तुम्हें अभी जितना भी मूव करना है कर लो, बाहर आने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारी जगह होगी घूमने के लिए। वांग जी उसकी बात पर मुस्कुराने लगता है। तभी जेंगशा वहां आ जाता है और उससे कहता है, तुम इस तरह बिहेव करते हो अपने बेबी के साथ। वहीं उससे कहता है, जेंगशा तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, क्या तुम टच करके फील करना चाहोगे। जेंगशा उससे कहता है, नहीं, और अपनी आईज रोल करने लगता है। वहीं कहता है, मुझे पता है तुम करना चाहते हो। वो जेंगशा का हाथ खींचता है और अपनी बैली तक ले जाता है। जेंगशा का फेस तुरंत बिल्कुल सॉफ्ट दिखने लगता है। वहीं उसे देखकर हंसने लगता है तो जेंगशा उससे कहता है, क्या बेवकूफ़ों की तरह हंस रहे हो, तुम्हें नीचे बैठ जाना चाहिए, तुम कितनी देर से खड़े हो, क्या तुमने अपने एंकल्स की तरफ देखा है, कितने स्वॉलन हो चुके हैं। वहीं फिर हंसते हुए कहता है, पता नहीं, मुझे तो दिखाई ही नहीं देते, मेरी बैली ही इतनी बड़ी हो गई है, मैं इतना अगली भी दिखने लगा हूँ। तभी वांग जी उससे कहता है, तुम ब्यूटीफुल हो वयिंग। वयिंग सॉफ्टली मुस्कुराने लगता है। जेंगशा उन दोनों को देखकर कहता है, क्या तुम दोनों हमेशा ही ऐसे बिहेव करते हो। अब कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए थे। एक सुबह वयिंग काफी जल्दी उठ जाता है और किचन में चला जाता है। वयिंग को किचन में देखकर वांग जी टाइम की तरफ देखता है तो अभी केवल 5:30 बजे थे। वो किचन में जाकर वयिंग से कहता है, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने दो। वयिंग उससे कहता है, नहीं लंजा, मैं कर लूँगा, मुझे बस बॉल्स दे दो, मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा है। आज मैं जल्दी उठ गया और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी। वांग जी मुस्कुराने लगता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके बाद वो दोनों वेंचिंग के पास आते हैं। वेंचिंग सोनोग्राफी करते हुए कहती है, बेबी की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है अब कभी भी डिलीवरी का समय आ जाएगा। वांग जी और वयिंग घर आते हैं और वांग जी उसके लिए लंच लेकर आता है। लंच करते करते वयिंग अचानक ही रुक जाता है तो वांग जी उससे पूछता है, क्या हुआ, मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी। वयिंग कहता है, मुझे भी लगा था कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पर अभी मुझे वॉशरूम जाना होगा लंजा, उसके बाद मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे ताज़ी हवा खानी है और वॉक करनी है। वांग जी उससे कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वयिंग शावर लेकर आ जाता है और वांग जी से कहता है, लंजा क्या हम प्लीज़ वाटर फ्रंट जा सकते हैं,
मुझे वहाँ जाकर स्टीम्ड बन्स खाने का बहुत मन कर रहा है और मैं थोड़ा बाहर भी घूमना चाहता हूँ। वांग जी सोच रहा था कि ऐसी हालत में उसे वुयिंग को बाहर ले जाना चाहिए या नहीं, पर वो फिर खुद से कहता है थोड़ी देर के लिए बाहर जाना गलत नहीं होगा। वो वुयिंग को विंटर कोट पहनाता है और उसे एक बड़ा सा स्कार्फ उड़ा देता है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वांग जी वुयिंग के लिए स्टीम्ड बन्स ऑर्डर कर देता है। वुयिंग उन्हें खाते हुए कहता है, मैं बस मरा जा रहा था इन स्टीम्ड बन्स को खाने के लिए। ये सच में कितने टेस्टी होते हैं लंजा। वांग जी उसे देखे जा रहा था और वुयिंग उन्हें खाता जा रहा था। अचानक से वो खाते खाते शांत हो जाता है और वांग जी से कुछ भी कहना बंद कर देता है। वांग जी तुरंत उसके पास आकर पूछता है, वुयिंग। वुयिंग एक सेकंड के लिए कुछ नहीं कहता, पर वो एक गहरी सांस लेते हुए फिर उससे कहता है, लंजा क्या हुआ? वांग जी कहता है, क्या तुम ठीक हो? वुयिंग कहता है, हाँ मुझे बस भूख लग रही है और कुछ नहीं। वांग जी कहता है, तुमने सुबह भी यही कहा था पर उसके बाद कुछ नहीं खाया था। वुयिंग कहता है, हाँ क्योंकि सुबह तो हम कॉन्गी खा रहे थे ना, अभी की बात अलग है, अभी तो मैं स्टीम्ड बन्स खा रहा हूँ। वांग जी फिर उससे कहता है, वुयिंग तुम सच में बिल्कुल ठीक हो? वुयिंग कहता है, हाँ लंजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे पोर्क बन खाने दो। वुयिंग और भी ज़्यादा पोर्क बन्स ऑर्डर किए जा रहा था। वांग जी को चिंता हो रही थी, इसलिए वो वेंचिंग को मैसेज कर देता है। वुयिंग हंसते हुए उससे कहता है, तुम बहुत परवाह करते हो लंजा, मैंने कहा था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी वुयिंग को कार में बिठाता है और वो लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। सडनली रास्ते में वुयिंग कहता है, लंजा जरा इस तरह देखो हम किस जगह हैं। ये वही जगह है ना जहाँ पर सुशी की मौत हुई थी। क्यों ना हम अंदर चलकर देखें कि उस बैकअप टीम ने अच्छे से यहाँ एरे सेट किया है या नहीं। वांग जी उससे कहता है, वुयिंग। वुयिंग कहता है, पक्का यहाँ से चलने के बाद तुम चाहो तो मुझे वेंचिंग के पास ले जाना, पर अभी मैं अंदर चलकर देखना चाहता हूँ। वुयिंग के जिद करने पर वांग जी उसे अंदर ले जाता है। बिल्डिंग एकदम शांत थी, जैसे उसमें कभी भी कोई आत्मा का साया नहीं था। वुयिंग आगे बढ़ता जा रहा था और वांग जी की नजरें सिर्फ उस पर ही थीं। जैसे ही वुयिंग कल्टीवेशन चैम्बर की तरफ बढ़ता है, वो अचानक रास्ते में ही रुक जाता है और अपनी बैली पर हाथ रख लेता है। वांग जी तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, क्या हुआ वुयिंग? हम वापस चल रहे हैं अभी के अभी, अब तुम अंदर बिल्कुल नहीं जाओगे। वुयिंग कहता है, नहीं लंजा, हम यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज 2 मिनट मुझे अंदर जाने दो। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं वुयिंग, क्या तुम देख नहीं सकते तुम्हें कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो रहे हैं? वुयिंग कहता है, नहीं लंजा, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं था, वो बस ऐसे ही एक टाइट फीलिंग थी, अक्सर ऐसा होता रहता है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे बस 2 मिनट दो। ऐसा कहकर वो फिर से कल्टीवेशन चैम्बर की तरफ जाने लगता है और एक बार फिर उसे पेट में काफ़ी दर्द सा फील होता है। वांग जी एक बार फिर वुयिंग से कहता है, प्लीज़ वुयिंग, क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? और दूसरी तरफ वो वेंचिंग को बार बार फ़ोन भी ट्राई कर रहा था। वुयिंग कहता है, ठीक है लंजा, पर यहाँ आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। याद है वेंचिंग ने क्या कहा था एक ओल्ड पावर के बारे में? यहाँ कोई ओल्ड पावर है, शायद उसी पावर की वजह से मुझे अच्छा लगा। अचानक से वुयिंग को फिर से कॉन्ट्रैक्शन का एहसास होता है और इस बार उसे बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।